हमें लगता है कि 2011 में जब हम जर्नलिज्म में आए तो उस वक़्त वो दौर था जब मनमोहन सिंह को कुछ भी कह देना बहुत आम था। अ, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और मनमोहन सिंह के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई, की गई, और बहुत आलोचना सहने के बाद भी वो हमेशा शांत रहे, चुपचाप रहे। और हमें याद है कि हाउस में उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे है। उसके बाद सुषमा जी ने शेर का जवाब दिया था कि तू इधर उधर की बात ना कर, पर ये बता कि काफिला लुटा कहाँ। तो ये सब सारी बातें होती रही, वो दौर था ना, वो पॉलिटिशियंस रहे, और अब ना वो उस तरीके की बातें रही। अब तो बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती रही हैं। हमने दर्शकों को बता दें कि बेलगावी कर्नाटका में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उसको रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रात में ही वहां से निकल गए हैं। थोड़ी ही देर में वो यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे, और कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी और भी डिटेल्स जो है वो कुछ देर में आ जाएंगी। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं एम्स, और एम्स में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तमाम नेताओं का आना वहां पर जारी है। पर सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह आज अगर हमारी अर्थव्यवस्था बची हुई है, या हमारे देश में आज जो समृद्धि है, जो इकोनॉमी अच्छी है, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। तीन जो पॉलिसीज थी जिन्होंने बदल दिया, भारत के पास पैसा नहीं था देने के लिए, एक हफ्ते का ब्याज चुकाने का पैसा नहीं था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने तीन जो पॉलिसीज थी, जो हमने पढ़ा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, सरल और लिबरलाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण। जिसके बाद जब हमारी इकोनॉमी खोली गई, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, उसके बाद से हमारी इकोनॉमी आगे आई। तो जिसे एलपीजी, बहुत फेमस एलपीजी पॉलिसीज कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीजें नहीं करते अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ ना होती। आज जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके क्रेडिट कोई भी ले ले, लेकिन जैसे आपने कहा, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड हिस्ट्री इज दैट वो आज जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस रास्ते पर जा रही है कि हम विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमीज में है, तो उसका सारा का सारा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को होता जाता है, और उनके दिखाए हुए रास्ते को जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, काफी दिनों से बीमार पड़ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले भी उनको एम्स में एडमिट कराया गया था, और आज भी उनको सांस में तकलीफ हुई और अनकॉन्शियस हो गए, तो उनको एम्स में एडमिट कराया गया, और वहां पर तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हम सब जानते हैं, पाकिस्तान में हुआ। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाई की थी, और वहां से आने के बाद वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे लग रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या जो हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ा रहे थे। और 1966 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक मामलों, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स के लिए उनको अपॉइंट किया गया। फिर 1971 में उन्हें वाणिज्य, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एडवाइजर बनाया गया। तो प्रधानमंत्री के वो 82 से 85 तक प्रधानमंत्री के वो फाइनेंशियल एडवाइजर रहे। तो एक अर्थव्यवस्था के तौर पर हमेशा से ही समझ रहे, यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे, शिक्षा को अच्छे से समझते थे। और उसके बाद 1991 में पहली बार उनको राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद वो लगातार 2013 तक राज्यसभा रहे आसाम से। और जब 98 से 2004 तक बीजेपी सत्ता में थी, तब वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। और उन्होंने 1999 में एक बार लोकसभा का चुनाव एक ही बार लड़ा है साउथ दिल्ली से, और वो चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी के विजय मल्होत्रा ने वो चुनाव हराया था। और 1991 से 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे, और वित्त मंत्री रहते ही वो एलपीजी पॉलिसीज लेकर के आए, और
उसी की वजह से आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीत मिली, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा फिर 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, वो तिबारा प्रधानमंत्री बने हैं। और पद्म विभूषण भी उनको मिला हुआ था, एशिया मनी अवार्ड मिला हुआ था, उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजे गए थे। उनके परिवार में उनके पीछे उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। तो मनमोहन सिंह के बारे में कुछ भी कहते रहे लोग, पर जो उन्होंने किया है, और मनरेगा, उस समय नरेगा था, मनरेगा कैसे ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा में ला करके कि उनको काम भी मिले, काम मिलने के साथ साथ पैसा भी मिले, उन्हें रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो मनरेगा जो स्कीम थी वो शायद एक पाथ ब्रेकिंग स्कीम कहें देश के लिए, और वो लाए, उसको इम्प्लीमेंट किया, और यही वजह थी कि 2009 में वो वापस प्रधानमंत्री बने। जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बातें कह सकते हैं, पर जितना हम जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कि किस तरीके से उनका नाम आगे आया, सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री को बनने को लेकर के जब कांग्रेस की सरकार जीती, कांग्रेस आई सत्ता में, मतलब जब ये हो गया कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो सोनिया गांधी के ऊपर को लेकर के, जबकि वो चाहती तो बन जाती, सोनिया गांधी को लेकर कहा जाने लग गया कि वो इटालियन मूल की हैं, बहुत हल्ला हंगामा हुआ। तो तय किया गया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे, और हमेशा उन्हें पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता रहा। पर वो पपेट प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था कि वो पपेट प्राइम मिनिस्टर थे। अगर वो पपेट प्राइम मिनिस्टर होते तो 2009 में उनके चेहरे पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, और उनके चेहरे पर 2009 में उनकी जीत हासिल हुई। तो अब बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। एक युग का अंत हो गया, उस दौर के वयोवृद्ध नेता, और एक बहुत जबरदस्त दिमाग। और आज शायद इस फोन में, जो आईफोन हमारे पास है, जो अच्छी गाड़ियां चल रही हैं, जो हम तमाम तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम बहुत सारी चीजें हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हुए इंडिया में, जो बड़ी बड़ी इमारतें, दफ्तर बने, वो उन सब का क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। अगर 1991 में वो एलपीजी पॉलिसीज ना इम्प्लीमेंट करते, ना लाते, तो शायद आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस हालात में नहीं होती। बिल्कुल। आइए कुछ ट्वीट्स भी आए हैं, वो दर्शकों को दिखा दें और उनको पढ़ भी दें एक एक करके। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, undoubtedly history shall judge you kindly, Dr. Manmohan Singh ji. With the passing of the former prime minister, India has lost a visionary statesman, a leader of unimpeachable integrity, and an economist of unparalleled stature. His policy of economic liberalization and rights-based welfare paradigm profoundly transformed the lives of crores of Indians, virtually creating a middle class in India and lifting crores out of poverty. I mourn the loss of a lifelong senior colleague, a gentle intellectual, and a humble soul who embodied the aspirations of India, having risen through the ranks with unwavering dedication. प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया है, और वो भी आपको जरा यहाँ पर दिखा दिया जाए। Few people in politics inspire the kind of respect that Sardar Manmohan Singh ji did. His honesty will always be an inspiration for us, and he will forever stand tall among those who truly love this country as someone who remains steadfast in his commitment to serve the nation despite being subjected to unfair and deeply personal attacks by his opponents. He was genuinely egalitarian, wise, strong willed, and courageous until the end, a uniquely dignified and gentle man in the rough world of politics. प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट आया है, इसको भी जरा पढ़ दें दर्शकों के लिए। रोक दीजिए प्लीज जरा, कुछ तस्वीरें हैं जी, इसको यहां पर प्लीज रोक दीजिए, थैंक यू। India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh ji.
Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as finance minister, leaving a strong imprint on our economic policy over the years. His interventions in parliament were also insightful. As our prime minister, he made extensive efforts to improve people's lives. और उसके बाद प्रधानमंत्री के ट्वीट में तमाम तस्वीरें हैं जिसमें वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में। फिर चाहे वो बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री बन जाने के बाद की तस्वीरें हों, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए सौरभ कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, एक कालखंड ये भी था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री आलोचना, इससे पहले ये बात करें, राहुल गांधी का भी ट्वीट है। मनमोहन सिंह जी led India with immense wisdom and integrity. His humility and deep understanding of economics inspired the nation. My heartfelt condolences to Mrs. Kaur and the family. I have lost a mentor and guide. Millions of us who admired him will remember him with utmost pride. और उसके बाद कुछ तस्वीरें हैं राहुल गांधी की डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुछ पुरानी तस्वीरें भी उन्होंने लगाई हैं। सौरभ, जिस कालखंड के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है सन 2009 से 2014 के बीच का यूपीए 2। सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा फसाद, चाहे वो घटक दलों का हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो या फिर वो विपक्ष की ओर से हो, पूरे के पूरे संसद के सत्र वाइप आउट हो जाते थे 2G में जेपीसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, या फिर देवास इसरो स्कैम को लेकर के, या फिर कोलगेट, 3G, मतलब वो कोई ऐसा दिन नहीं था जब स्कैम के बारे में बात नहीं होती थी। अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से जन्मे अरविंद केजरीवाल आज सक्रिय राजनीति में हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए भी दिखते हैं। उस समय बहुत ही क्लियर पोजीशन उन्होंने ली हुई थी लोकपाल लाने की। सौरभ, ये जो कालखंड था, इसको लेकर के, जैसे कि हम लोग भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये कहना था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। ये उनका एक असेसमेंट था अपने अपने कालखंड पर। लेकिन क्या ये एक ऐसा चैप्टर नहीं था जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसे कि प्रियंका गांधी भी लिखती हैं, इन दिस रफ वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, वो शायद कई बार अपने आप को सोचते होंगे दैट आई एम अ मिसफिट। संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सिर्फ और सिर्फ इसी बात का उल्लेख आप देखते हैं कि किस तरीके से जिन चीजों को राजनीतिक दुनिया की मजबूरियां गिनाया जाता है कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या अगर आपको राजनीति करनी है, और ये सारी चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास नहीं थी, कि उनके अपने कुनबे में वो अपने आप को कमजोर पाते थे। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज जब जेंटल जायंट की तरह याद किया जाता है, लेकिन उस समय उनकी अपनी पार्टी में भी, इन्हीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेस क्लब में, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए हुए एक ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने फाड़ दिया। बाद में हालांकि वो ये जरूर कह रहे थे कि शायद वो अध्याय नहीं होना चाहिए था, लेकिन हिज ओन पार्टी फेलिंग हिम, इसको लेकर के काफी चर्चा होती है सौरभ। देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम और वो जिस तरीके से वो सारे 2G घोटाला और CWG घोटाला और कोलगेट, अब देखिए 2G में सब एक्विटल हो गया, CWG में कुछ नहीं हुआ, तो मनमोहन सिंह ये कह सकते हैं कि जो मीडिया कैंपेन चलाए गए तो इतिहास उनके साथ ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि मीडिया के साथ। ये सच बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रधानमंत्री थे, पर हाँ, इस बात पर जरूर चर्चा होती रही है कि वो क्या एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे या नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा राजनीतिज्ञ कौन होता है? प्रधानमंत्री मोदी को अगर लोग अच्छा राजनीतिज्ञ मानते हैं, वो तिबारा प्रधानमंत्री बने या प्रधानमंत्री बना है कोई, तो अच्छा राजनीतिज्ञ होगा। तो मनमोहन सिंह अगर प्रधानमंत्री बने
और 2 बार बने, तो वो अच्छे राजनीतिज्ञ तो थे। अब उनको किसने बनाया, क्यों बनाया, और किसी को तो लगा ना कि उनमें वो दम है, तो उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो लोग जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को फील्ड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज नॉट अ फील्ड प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीति वो कर रहे थे, तो कामयाब रहे और 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, और विश्व पटल पर एक सम्मानित प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। एक शार्प ब्रेन, जिनको अर्थव्यवस्था समझ में आती थी, इकोनॉमी समझ में आती, फिनेंस समझ में आती, कॉमर्स समझ में आ रहा था, उन्हें सब समझ में आ रहा था। हाँ, जरूर वो अपने निर्णयों में लोकतांत्रिक थे, उनकी कैबिनेट के मंत्री मजबूत थे, उनके कैबिनेट के मंत्री अपने कैबिनेट के फैसले ले रहे थे। हाँ, एक कुशल प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 2 साल, अंत के 2 साल शायद वो ग्रिप नहीं रही अपने मंत्रिमंडल पे जो उनकी रहनी चाहिए थी। फूड सिक्योरिटी बिल तैयार किया गया और फूड सिक्योरिटी बिल पास नहीं हो पाया, पेश नहीं हो पाया, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, वो इनकी उनका एक फेल्योर भी रहा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग व्यक्तिगत तौर पर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मनमोहन सिंह, जिस साफ छवि के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आप देखिए तमाम प्रधानमंत्रियों के बारे में जिस तरीके से व्यक्तिगत, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे अडानी अंबानी का नाम जोड़कर अक्सर उनकी बहुत आलोचना की जाती है कि भाई वो ये सब सारी चीजें, आ, उससे पहले राजीव गांधी का भूफोर्स का मामला हो, बहुत सारे, इंदिरा गांधी के साथ इमरजेंसी का एक चैप्टर है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ये कोई नहीं कह सकता है कि मनमोहन सिंह ने इनको फेवर किया, उनको फेवर किया, और 2G का जजमेंट सामने है। मनमोहन सिंह करप्ट थे, मनमोहन सिंह ने अपने बच्चों के, मनमोहन सिंह ही वाज एज क्लीन एज एनीथिंग, मतलब एक वो पानी की तरह बिल्कुल साफ सुथरे छवि के व्यक्तित्व, छवि थी उनकी, कि उनके पास 2G का कोई पैसा उनके पास गया हो। हाँ, लेकिन अगर उनके कैबिनेट में कुछ मंत्री गड़बड़ रहे हो, बहुत आलोचना हुई कि जिस तरीके से उन्होंने 2008 में जो मुंबई अटैक को लेकर के भी उनके ऊपर तमाम तरीके की आलोचनाएं होती रही, लेकिन शिवराज पाटिल उस समय गृह मंत्री थे। अब वो सब सारी बातें हैं जो बहुत माइन्यूटली डिस्कस की जा सकती हैं। संजय बारू की वो किताब तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ा बहुत है उस दौर में, क्योंकि उस दौरान शोज करने होते थे, रिसर्च करने होते थे, तो उनके बारे में जानते समझते थे। पर शायद उन जैसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला। और मैं फिर वही बात कहता हूं कि मतलब कि चुनाव हारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके उनके उनका उनके नेतृत्व में भी कह सकते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री थे, तो उनकी नीतियां और उनकी नीतियों, उनके निर्णयों पर चुनाव हुआ। लेकिन अंत में पॉलिसी पैरालिसिस भी हो ही गया था कि नीतियां बनाई जा रही थी पर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, तो उनकी ग्रिप जरूर कमजोर हो गई थी। राज तो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आखिरी के कुछ सालों में शायद, जैसा आपने कहा कि उनकी पार्टी के नेता हों या उनकी कैबिनेट के कुछ बस मंत्री हों, बस उन्होंने यही उनका वो साथ नहीं दिया। यही मेरा लिमिटेड पॉइंट है, कि उनको जिस तरीके का सपोर्ट, जिसके वो अभिलाषी थे, और वो इसका उल्लेख उस किताब में है, उस पर एक फिल्म भी बनी है बाय द वे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और अगर आप देखें तो ये उस कालखंड में कैसे तमाम मंत्री अपना फैसला खुद ले लेते थे। मीडिया में खबरें लीक हो जाती थीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाद में पता चलता था। फिर वो उससे किस तरीके से डील करते थे, कभी कभार डील कर ले जाते थे। अ, बहुत सारी चीजें और समय में चैप्टर्स इस तरीके के आए हैं जिसमें शायद, हालांकि उन्होंने कभी ये खुद बोला नहीं सौरभ, अगर आप कभी, जैसे आप कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई बयान नहीं देखेंगे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन तमाम चीजें ऐसी हो रही थी जिसमें वो, he was coming across as a prime minister who is not enjoying the complete backing of his party, despite the fact that he was the face in 2009 when the party went to the elections. यहां पर ये तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप एक 92 इयर्स के एक इतिहास को जब स्टडी करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के,
तो 2009 से 2014 शायद एक एक चैप्टर या एक खंड की तरह आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन में दिखाई देगा. एंड द आइडिया ओवर हियर एंड दिस कॉन्वर्सेशन ओवर हियर इज नॉट endless praise or write a hagiography जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ तारीफ के पुली बांधे चले जा रहे हैं, लेकिन एक रियलिस्टिक असेसमेंट जो देखा बतौर रिपोर्टर, जो देखा बतौर मेरा मेरा अधिकांश रिपोर्टिंग करियर सौरभ 2002 से शुरू हुआ था, तो 2004 से 2014 वो कालखंड था जिसमें बहुत एक्टिवली पूरा ये कालखंड रिपोर्टिंग में निकला है. और इसमें मेरी बीट कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, तो कांग्रेस किस तरीके से उस समय रहती थी, शुरुआत में समर्थन कैसा था, इसमें से कितने फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे, वो लेते थे फैसला, लेकिन उसकी प्रस्तुति को लेकर के भी खासा विवाद चलता था कि मैसेज और संदेश कैसे जाए कि ये कदम किसने उठाया है. गांधी परिवार ने उठाया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का फैसला है. अगर दाम बढ़ जाते हैं पेट्रोल या डीजल के, तो उसमें सरकार वो दाम बढ़ा रही है, लेकिन गांधी फैमिली से एक नोट आएगा कि द कांग्रेस प्रेसिडेंट इज रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू रोल बैक दिस प्राइस. तो हमेशा वो एक गुड कॉप बैड कॉप वाली चीज हमेशा देखने को मिली जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. अब इसको आप रणनीति कह लीजिए, राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए, हिज रिलेशनशिप विद अहमद पटेल जो उन दिनों बहुत चर्चा में रहता था 2008 से 2014 के बीच में. बहरहाल सौरभ, जैसे कि आपने बहुत सही फरमाया, 1991 मेरे हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का, राजनीतिक जीवन का, अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, इस देश को उन्होंने क्या दिया, तो वो विजन पीवी नरसिम्हा राव का, हु वाज आई वुड से बहुत ही अनसंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम. उनकी शायद उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए. और मनमोहन सिंह का आर्थिक दिमाग और भारत की एक मजबूरी जो आपने गिनाया कि एक हफ्ते का सोना बचा था, मतलब देश कंगाल हो गया था, और ऐसे वक्त में टू टर्न इट अराउंड, अपना उन्होंने पूरा बल, जो ज्ञान था उनको अपने सब्जेक्ट का, वो उड़ेल करके, और भारत को आज अगर हम अपने आप को देखते हैं और एस्पायर करते हैं तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, तो उसकी नींव वो थी 1991. और आज इतिहास में अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश में देखेंगे, तो वो होगा 1991, और कुछ नहीं. बिल्कुल बिल्कुल, वो कंट्रीब्यूशन वो देश के लिए, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए 1991 का की एलपीजी पॉलिसी का अनाउंसमेंट वो टर्निंग पॉइंट है. और ये बात, इस बात पर शायद कोई इस पे नकार नहीं सकता इस बात को. डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, मतलब इस बात को लेकर के भी उनकी सराहना की जा सकती, कभी वो सवालों के जवाब देने से नहीं भागे. अच्छा बुरा जो भी था, वो सवालों के जवाब देने से नहीं भागे. जनवरी 2014 में उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर शायद आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और नेशनल मीडिया सेंटर में, जी, नेशनल मीडिया सेंटर में, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 जर्नलिस्ट के 62 सवाल लिए. और कोई भी कहीं से भी कोई सवाल पूछे, मतलब एक प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और 62 पत्रकार, 62. इस समय तो ज्यादा न्यूज चैनल्स है, यूट्यूब चैनल, उस समय तो बहुत सीमित चैनल्स थे, बहुत सीमित अखबार भी कम थे, लेकिन उन्होंने सबके जवाब दिए, सबके. मनीष तिवारी तब इंफॉर्मेशन आईएनबी मिनिस्टर होते थे, इस समय वो चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद हैं, और उनके बगल में बैठे हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने बगल में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 62 सवालों का जवाब दिया था. फ्री फ्लोइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे देश में अब नहीं होती. तो मनमोहन सिंह की आप आलोचना कर दिए, लेकिन जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, जिसको लेकर के शायद प्रधानमंत्री मोदी की बहुत आलोचना होती है, या
जो उनके 10 सालों का कार्यकाल रहा, उस मामले में जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एज एज प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त थी, उतनी शायद अब नहीं है। प्रदर्शन करने का अधिकार अब आप लटियंस दिल्ली में या प्राइम मिनिस्टर ये जंतर मंतर पर बिना इजाजत परमिशन प्रदर्शन नहीं कर सकते। धारा 144 नई दिल्ली इलाके में लगी रहती है। तो जो प्रदर्शन किया भी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पूरा प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन भी होने दिया गया कि चलिए ठीक है। तो लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो मायने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता थे, और वो प्रदर्शन हुआ, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह या यूपीए 2 के खिलाफ जो माहौल बना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर उस पूरे माहौल को बनाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान था कि भाई ये कांग्रेस की सरकार, सबसे करप्ट सरकार, इसको बदलना है। और तमाम लोग जो सिविल सोसाइटी के थे वो कूद पड़े, और एक जनता ने चुनाव लड़ा कह दीजिए, और उस माहौल का फायदा हुआ। मनमोहन सिंह को नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को उसका फायदा हुआ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस बात के लिए याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कभी कोई प्रहार नहीं किया। हाँ, बाबा रामदेव वाला मामला एक जरूर याद आता है, किस तरीके से रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको वहां से भागना पड़ा था सलवार कमीज पहन के। वो एक मामला याद आता है। लेकिन जब आज की तारीख में तुलना करते हैं, उस वक्त तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में देश में ज्यादा आजादी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बोलने की आजादी थी। इतने इतने इफ एंड बट्स नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है उनके व्यक्तित्व का कि 62 पत्रकारों से 62 सवाल लेना है प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आखिरी नहीं प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। आप कभी मिले उनसे, डॉक्टर जी मनमोहन सिंह से? जी जी, प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं, प्रधानमंत्री रहने के बाद जरूर मिले उनसे। अच्छा। प्रधानमंत्री जब नहीं थे मैं उसके बाद मुलाकात हुई है। मेरी मुलाकात 2010 वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, जब न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए वो डीसी गए थे। और आप ये समझ लीजिए कि बाकायदा इंडियन मीडिया डेलीगेशन जो वो उसको कवर करने जाता था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी विदेश में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेते थे। ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पता है आपको सौरभ, वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में होती थी, जिसमें एक एनक्लोजर था, प्रेस एनक्लोजर, जिसमें प्रधानमंत्री आते थे, बैठते थे। और वहां पर मैं कोशिश करता हूं अगर वो एक ट्वीट निकल जाए अपने सहयोगियों के साथ, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है रविंदर सिंह रॉबिन, रिपोर्टर हैं फ्रॉम अमृतसर। और आप ये समझिए कि वो प्लेन के अंदर का एक फोटो उन्होंने शेयर की है। बस मैं बोलते बोलते ये कर ही रहा हूं, गुजारिश रहेगी कि इसको जरा जल्दी से स्क्रीन पर दिखा दें। तो इस फोटो में आप देखेंगे कि अपने किसी भी फॉरेन दौरे के बाद वो वहीं प्लेन में रिपोर्टर्स से बात करते थे कि पूछिए क्या पूछना है। तो जब वो आप पूछिए, आपको जो भी पूछना है, मतलब वो जो सवाल है, इतना ही नहीं, इस देश के टॉप एडिटर्स के साथ, सौरभ, एक तो होता है रिपोर्टर जिनके साथ आपने 62 सवाल लिए, एक जब खासा बवाल मचा हुआ था, ये देखिए, ये है वो ट्वीट जो मैं बता रहा हूं। इसको अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा दें। फुल फ्रेम कर लें। अरे ये तो गायब हो गया, आ जाए। ये तो गायब हो गया, अभी आ जाएगा। पीसीआर से गुजारिश है कि उसको स्क्रीन पर दिखा दें। तो आप ये सोचिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था सौरभ, बहुत ज्यादा, रिलेटेड टू स्कैम्स। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 रेस कोर्स रोड में, इस देश के सारे मीडिया चैनल्स के टॉप एडिटर्स के साथ। और वहां पर भी यही था कि पूछिए जो पूछना है। हालांकि उसमें एक वो वाद विवाद हो गया जब एक सर्टेन सो एंड सो एडिटर इन चीफ ने 3-4 सवाल दाग दिए, और जवाब सुनने से पहले ही और सवाल भी दाग दिए। लेकिन उस बेबाकी की गुंजाइश
वो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रहा हूं सौरभ। पत्रकार के बेबाक हो जाने की, अपने प्रधानमंत्री के सामने बेबाक हो जाने की गुंजाइश, वो अच्छी लगती थी। बिल्कुल। अब आप जैसे तस्वीर देखिए, ये पत्रकार है, ये प्रधानमंत्री का जहाज है, तमाम माइक लगे हुए हैं, इसमें ये पत्रकार सब खड़े हुए हैं, वो अपना अपना सवाल पूछ रहे हैं। ये भी नहीं है कि मतलब वो ऑडिट किया जा रहा है सवाल को कि आपका सवाल क्या है, आपका क्या है। जो जिसका जो मन आता था वो पूछता था। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप बता रहे हैं ना सौरभ, वो लास्ट वाली, मुझे अभी जी। भी याद है। उसमें मनीष तिवारी को फिर माइक पे आकर के बोलना लगा कि मुझे लगता है अब सवाल रिपीट हो रहे हैं, और कुछ नया है या उसी टॉपिक पर। मतलब इतने ज्यादा सवाल थे, इतनी लंबी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उसमें सवाल ही खत्म हो गए कि अब और नया क्या पूछ ले। तो ये सारी चीजें बिल्कुल। भी हो रही हैं। बिल्कुल, वो एक उनका बड़ा फेमस शेर भी, जैसे एक तो हमने पढ़ा, एक और शेर है, अगर हमारे हाँ, पीसीआर में तैयार हो कि तेरी माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। वो जरा अगर सुषमा शेर स्वराज के साथ। सुषमा स्वराज को देख के उन्होंने बोला था एज प्राइम मिनिस्टर, अगर वो वीडियो रेडी हो गया हो क्या पीसीआर, चाहिए? हाँ, वो हमें तो चलाना चाहिए वो। वो वीडियो अभी हमने भेजा भी है दफ्तर को। हमारे पीसीआर की टीम अभी उसको आ- चलाएगी, प्ले आज करेगी। से संसद में एक बहुत भव्य इमारत तो जरूर है हमारे पास संसद भवन की, लेकिन उसमें कभी कोई रो रहा है, कभी कोई आहत हो रहा है, कभी कोई तख्ती दिखाई जा रही है, कभी सस्पेंशन हो रहा है। मार पी सस्पेंशन, धक्का मुक्की, धक्का सर मुक्की फोड़ हो रही है। फाड़का हो रहा है भाई, सीढ़ियों में गिर दिया, जान से मारने की कोशिश की, मुकदमा लिख गया भैया राहुल गांधी के खिलाफ, जान से मारने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं, वॉल्यूम दे दीजिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। एक्सट्रीमली लर्नेड। ऐसे ही ये और भी शायरी में अपनी बात कहते थे। जैसे इनके बारे में ये कहा जाता है ना, मौन मोहन सिंह है। इनके बारे में तमाम बीजेपी के नेताओं का आरोप ये था कि ये मौन मौन बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। तब इन्होंने ये बोला था कि न जाने ये खामोशी कितने राज छुपाए है। न जाने कि मेरी मेरी अरे अभी मैंने शेर पढ़ा जा रहा पता नहीं, मैं देखिए भूल अगर गया। निकल जाए वो, मतलब वो उसका सार यही है कि वो अपनी शायरी में हजारों अपनी बात। जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने हाँ, कितने सवालों की आबरू रखे है। हाँ, तो हाँ। ये तो ये वो फिर सुषमा जी शायराना ने बोला अंदाज। कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा कहाँ, ये सब हाँ, सारी बातें होती थी। खैर, अब ना रहे अ, वो नेता, और ना रहे। अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो शेड्यूल थे, उन सबको रद्द कर दिया गया है। हम्म, देश में अगले 7 दिनों तक मॉर्निंग, नेशनल मॉर्निंग रहेगी। हमारे यहाँ 7 दिनों तक शोक रहेगा देश में। और इसके अलावा 11 बजे कल कैबिनेट होगी और मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार भी फुल स्टेट ऑनर्स के साथ किया जाएगा। तो मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के, और शायद ये- इतिहास इतिहास बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। और वो कह गए कि उनके साथ इतिहास क्या करेगा, उनके बारे में इतिहास में क्या कहा जाएगा और लोग क्या कहेंगे, और वो गलत नहीं होंगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैसे कि आप देख रहे हैं। दिस इज द लास्ट फेमस लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका कुछ अंश सुनने की कोशिश करते हैं। ऑडियो है क्या इसमें? People say
I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. क्या कितनी मोहब्बत से अब तो उसके बाद ये मैं आपको एक बात बता दूं सौरभ, ये वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक बुक रिलीज फंक्शन हुआ था जिसमें उनके कालखंड के बारे में बातचीत थी, और ये उन्होंने उस संदर्भ में कहा है, क्योंकि अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वो प्रधानमंत्री नहीं है, अभी वो मोदी सरकार आ चुकी है, और उस संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि मैं तो प्रेस से बात करता था और मैं तो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मुझे नहीं, प्रेस सच बात कॉन्फ्रेंस है। अब तो उसके बाद तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो अब जो एयर इंडिया वन में पत्रकारों को ले जाया जाता था, कुछ पत्रकारों को वो भी बंद हो गया। जो मिनिस्ट्रीज में एंट्रीज पत्रकारों की रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, तो वो तो एज अ रिपोर्टर हम सबने फेस किया है। लेकिन खैर मनमोहन सिंह तो बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि मैं हमेशा पत्रकारों से मिलता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, प्लेन में उतरने के बाद करता था, मैंने जहां गया वहां पर पत्रकारों से बात की। तो मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब आज शायद अब लोग कुछ भी कहते रहे, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक थे। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले इनका एक वॉक द टॉक है, मेरे ख्याल से ये 2004 में, उस समय एनडीए की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, शेखर गुप्ता का एक वॉक द टॉक, जिसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लासरूम में वो वॉक द टॉक का एपिसोड हुआ था। इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल है, वो लोग देख सकते हैं। उस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने तमाम और बातें की, लेकिन सौरभ, दिस वाज बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक चीज बोली, वो ऐसे दिमाग में घर कर गई है ना हिंदुस्तान के बारे में, मतलब इतनी सटीक अंडरस्टैंडिंग इस देश की, शब्दों में उड़ेलना, ये भी अपने आप में एक कला है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा रोचक लगेगा। उन्होंने कहा, उनसे कुछ सवाल पूछा शेखर गुप्ता ने, फिर वो जवाब में कहते हैं, वेल वी आर अ डेमोक्रेसी बट वी आर अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड डेमोक्रेसी। फिर अगला शब्द, ये सुनिए सेंटेंस, अ क्राइसिस कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड लाइक नथिंग एल्स। मतलब ये हम लोग ऐसा लोकतंत्र हैं जो बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों को ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है उसकी, लेकिन जब सिर पे आ जाती है ना, जब क्राइसिस हो जाती है, तब जो ध्यान ऐसा होता है, अरे नहीं भाई एक क्राइसिस आने वाली है, अब लोकतंत्र बचाना है, तब आपको एकदम, अ क्राइसिस कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड लाइक नथिंग एल्स। और अब आप
कोई भी कालखंड या इस देश के इतिहास में जब एक हफ्ते का सोना बचा तब लिबरलाइजेशन हो रहा है, जब देश में दिक्कत आई तब बैंक नेशनलाइजेशन हो रहा है। राजनीतिक रूप से देख लीजिए, जब ये नैरेटिव चला कि संविधान खतरे में है तब इलेक्शन का वर्डिक्ट इधर उधर हुआ। मतलब हर समय अ क्राइसिस कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड लाइक नथिंग एल्स इन दिस कंट्री। इससे सटीक शब्द आपने इस देश की राजनीति को परिभाषित करते हुए आप मुझे बताइए और कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। मनमोहन सिंह बोलते थे, कम बोलते थे, सोच समझकर बोलते थे, नाप तोल कर बोलते थे। जिस तरीके का उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे उस दौर में, शिक्षक थे इकोनॉमिक्स के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, यूएन में रहे, प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, यूजीसी के चेयरमैन रहे, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी क्या हो सकता था? तो जितना वो समझ सकता था इस देश की अर्थव्यवस्था को, उसने समझ करके उनका इलाज भी किया। तो उन्होंने यही बोला जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बारे में। यस, स्टिल इवॉल्विंग, कहीं हम एक लोकतांत्रिक देश है और हम अभी बहुत कुछ हमें सीखना बाकी है। और अच्छी बात है कि मनमोहन सिंह आज नहीं है, लेकिन हमने भी 3-4 साल तो देखा है उनका कार्यकाल। लेकिन छात्र के तौर पर भी मनमोहन सिंह के टाइम में हम लोग बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे, और वो टीनेज का दौर, फिर काम भी किया। तो मनमोहन सिंह का ही वो 10 साल का दौर था जो बनने बिगड़ने का जीवन में होता है। तो मनमोहन सिंह हम सब लोगों की हम सबकी यादों में रहेंगे। और मनमोहन सिंह के बारे में अंत में यही कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह भी मिसअंडरस्टूड रहे और उनके बारे में चर्चा नहीं हुई। लेकिन मनमोहन सिंह का काम इतना बड़ा है कि उनके काम की चर्चा हुई, जैसे एलपीजी पॉलिसीज की आपने बात की। और उनके प्रधानमंत्री मोदी ही बने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री, तो तुलना भी की जाती रहे। तो अब वो चाहे जीडीपी के रेट के बारे में उनकी भविष्यवाणी हो कि नोटबंदी के बाद जीडीपी का आकलन उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि काफी कम हो जाएगा, वही हुआ। तो जो भी उनके असेसमेंट थे इकोनॉमी के बारे में, जो बड़ी पॉलिसी डिसीजंस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बारे में सारे जो भी आकलन या जो भी भविष्यवाणी की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वो सही साबित हुए। तो अंत तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, चुनाव से पहले हुई, उन्होंने अपनी बातें कही। लेकिन अब जनता ने जो तय करना था किया। और मनमोहन सिंह के जाने का हम सबको दुख रहेगा, लेकिन ठीक है, जो आया है उसको जाना है। और लेकिन जो वो कर गया है वो तो वो कर गया है, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनके अचीवमेंट्स कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनका जो पूरा जोर इस बात पर कि प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, वो कहीं कोई उनसे छीन नहीं सकता। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी तो आप किसी भी नेता को की आलोचना करते रहें, वो तो चलता रहता है पॉलिटिक्स में। हाँ, वो है, लेकिन क्या है कि एक देश, उसकी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें इज अ प्रोसेस इन कंटिन्यूम। सौरभ, वो कोई एक प्रधानमंत्री या एक शासनकाल की देन नहीं होती, वो एक से दूसरे दूसरे के, वो सब कंटिन्यूअस एफर्ट है। पर वो जो जो कालखंड है, जो कम से कम देश के जीवन में एक निर्णायक मोड़ देश को दिया और देश को आगे ले गया, जिसके आधार पर, जिसकी नींव पर आज ये किला, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना हम लोग देख रहे हैं, वो था लिबरलाइजेशन, जैसे कि आपने सही सही कहा। शायद यही वजह है कि रेनकोट पहन करके कि कोई आरोप उनके ऊपर ना लगे, ये बयान, और मौन मोहन, इन सब तरीके के बयान के बावजूद ये जरूरत महसूस होती है, दिस पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी फील्स द नीड टू रिस्पेक्ट एंड सेलिब्रेट द लेगेसी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज वो चीज, मतलब उनके घोर विपक्ष में रहने वाली पार्टी के शीर्ष नेता को भी ये बात महसूस होती है, और ये होती है डिग्निटी और रिस्पेक्ट, जो आप कम से कम राजनीति में अगर आप ये कमा जाएं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और
मुझे ऐसे लगता है चाहे अपने आलोचक हों या अपने प्रतिद्वंदी हों या उनका अपना दल जो है ही, उन सब में एट वन लेवल जो डीप कनेक्ट होता है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के चरित्र को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, और वहां एक समानता आपको देखने को मिलती है जिसकी वजह से आज लोग वो अच्छे लम्हों को याद करने पर ज्यादा जोर देते हुए दिख रहे हैं। सौरभ शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी कवरेज आप देखेंगे, कल जैसे तस्वीरें आएंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। भारत ने न केवल एक बड़ा अर्थशास्त्री खोया है, भारत ने न केवल एक प्रधानमंत्री खोया है, लेकिन भारत ने एक विजनरी खोया है, और अब उनके शब्दों के माध्यम से उनकी कही हुई बात को हम याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।